कि उसकी मुतवक्का वफादारियों के बारे में मेरे शुबहात बेबुनियाद थे। इसका सुराग लगा लिया गया है। हो सकता है कि मैं गड़बड़ के इम्कानात का सद्देबाब कर लूँ। सारा इन्हिसार मौका मुयस्सर होने पर है, मैंने बताया। मैं हैरान हूँ कि न्यूयॉर्क में तुम अकेले हो, फिर भी तुम इतनी तेजी दिखा रहे हो। अब मुझे शुबा होने लगा है कि अंदर से तुम वो नहीं हो जो नजर आने की कोशिश करते हो। मैं हंस पड़ा। साथ रहकर ही तुम अंदाजा लगा सकते थे मैं किस तरह फूंक फूंक कर कदम रख रहा हूं। दूर से मामूली कारकर्दगी भी बहुत अजीम व शान नजर आती है। पाकिस्तानी जोड़े की भी कोई खैर खबर है? उसने मुतजस्सिस लहजा में पूछा। उसने नाम नहीं लिया था, लेकिन यह वाज़ेह था कि वो मेरे और वीरा के बारे में जानना चाह रहा था। कुछ पता नहीं, वो दोनों आए हैं तो यहाँ रूनमा होने वाले वाक़यात ही से उनकी मौजूदगी का इजहार हो सकेगा। अपने असल नामों से वो कभी सामने नहीं आएंगे। वर्जीनिया वाले बहुत बाखबर लोग हैं। यहाँ सरगोशियाँ हो रही हैं कि डेविड स्टार्स इन दोनों के फोबिया में मुब्तला हैं। शायद इसहाक घंटी हुकाम को यह बावर कराने की कोशिश में अभी तक मसरूफ़ है कि वो दोनों अमेरिका आ चुके हैं। क्या ये बातें इस कदर आम हैं कि तुमसे भी पोशीदा नहीं रह सकी? यहाँ मैं आम आदमी नहीं हूँ, बड़े लोगों में उठता बैठता हूँ। बाज़ लोग तो अमेरिका के सदर का पहले नाम से यूं जिक्र करते हैं जैसे वो उनका लंगोटिया और मरहून मिन्नत हो। वो CIA वालों की बातें थी। अमेरिका में इख्तियारात की कागजी तकसीम जो कुछ भी रही हो, ये बात शोहरत पा चुकी थी कि CIA अमेरिका का वो मुक्तदिर इदारा था जिसकी हमायत के बगैर अमेरिका में कोई सदर अपनी मियाद सुकून से पूरी नहीं कर सकता था। अमेरिकी इंतखाबात में यहूदी वोटों का जो भरपूर किरदार था, इंतखाबात के बाद वही किरदार CIA का होता था। इस मुल्क की मुआशरत में पाई जाने वाली इन दोनों कुव्वतों की रजामंदी के बगैर कोई व्हाइट हाउस में मसनद नशी नहीं हो सकता था। इसका मतलब है कि तुम सही जगह पर पहुंच चुके हो। मैंने खुशी का इजहार किया। शायद ऐसा ही है। ये लोग हार्लेम के वाक़यात पर बहुत बरहम हैं और इन खून रेज फसादात की सारी जिम्मेदारी इसहाक घंटी पर डाल रहे हैं। इनकी बातों से तुम्हारी इस इत्तला की भी तस्दीक हो चुकी है। कोई रिंग्स का सरबराह है। अगर ऐसे मुक्तदिर लोग बरहम हैं तो वो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? धीरे धीरे सब कुछ सामने आ जाएगा। हो सकता है कि इनकी भी कुछ मजबूरियां हों। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। बद्रीनाथ ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मगर वो आदमी ही है और गलतियां आदमी ही से होती हैं। रिचमंड और फेयरफैक्स में एक राय बन रही है, मगर बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हो सकी। लेकिन यह महसूस हो रहा है कि लैंगले रोड के हेडक्वार्टर्स में मवाद पक रहा है और मेरा एक दुश्मन किसी भी वक्त मारा जाएगा। दूसरा कराची से चंद रोज में वर्जीनिया आने वाला है। इसे मैं खुद ही निपटाने की कोशिश करूंगा। बदरी, तुम बहुत खुलकर बात कर रहे हो। तुम्हारी इन बातों की भनक किसी के कान में पड़ गई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने एक झुरझुरी लेकर कहा। मुझे एतमाद है कि तुम CSD इस्तेमाल कर रहे हो। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेमिसाल शाहकार है। अगर मेरे कमरे में कोई बग भी होता तो CSD लाइन काट देती। तो फिर खुलकर बताओ कि कराची से कौन आ रहा है। मैंने मुतालबा किया। वही NM कुत्ते का बच्चा जिसने मेरी इस कदर तहकीर की थी कि मैं खुद अपनी नज़रों में गिर गया था। मैंने यहाँ दोहरी धार का एक खंजर हासिल कर लिया है और इसे इस दुश्मन की गर्दन उतार दूंगा जिसने मुझे जलील किया था। CIA के आला ओहदेदार आइजक बेल की छिछोरी हरकतों से बदजन हो रहे थे। कराची से निक मोडले अपनी मौत की तलाश में अमेरिका आ रहा था। मैंने इन दोनों बातों को जहन में घुमाया और लम्हा भर सोचा कि बद्रीनाथ ने मेरी तरगीब के बावजूद फ़ोन पर निक मोडले का नाम नहीं लिया था। लाइन पर CSD मौजूद होने के बावजूद वो मोहतात था, अनदेखे खतरों से बच रहा था। मैंने अपनी तरफ से कोई टेढ़ा सवाल करने का इरादा फ़ौरन तर्क कर दिया। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ को हूँ और तुम्हारी हदायत का मुंतज़िर रहूँगा। मैं इसके लिए डैनी नहीं, अली शेर था। मैंने वही कहा जो अली शेर को कहना चाहिए था। रिसीवर पर बद्रीनाथ की हल्की सी बेसाख्ता हंसी उभरी। तुम वो नहीं हो जिससे इसहाक घंटी दिन रात खौफ ज़दा रहता है, मगर इससे कम नहीं हो। मैं इसकी गर्द भी नहीं हूँ। मैंने बदरी की बात पूरी होने से पहले ही कहा। वो होता तो अब तक न जाने क्या कुछ कर गुजरा होता। मैं तो बस खामोशी से गुजारा कर रहा हूँ। फिक्र मत करो, ज़रा मेरे पैर जमने दो, फिर कुछ न कुछ होकर रहेगा। तुम्हारी तरबियत कैसी चल रही है? मैंने नीम मज़ाहिया लहजा में पूछा। बहुत कुछ हो रहा है। शायद ये मुझे मौलवी बनाने की कोशिश करेंगे। 2 लेक्चरों में इस बात पर जोर दिया गया है कि पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में यह तबका इज्जत व एहतराम की नज़र से देखा जाता है। लोग इनकी इज्जत करते हैं। ये कहीं भी चले जाएं अजनबी नहीं समझे जाते। हर एक इन्हें हाथों हाथ लेता है। इनके बहरूप में एजेंट ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर सकता है और ख़तरात से महफूज रहता है। यह फ़लसफ़ा जल्द ही कोई रंग दिखाएगा। यह मजहब के खिलाफ इनकी साजिश है। तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है मेरे सामने वही सब तुम्हारे संत, साधु, महन्नत, पुजारी और पंडित के बारे में कहा जाएगा। मजहबी तासुबात को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना
दरवाजे पर दस्तक की तेज आवाज सुनकर मैं बुरी तरह उछल पड़ा। मेरी बात अधूरी रह गई और मैंने गैर इरादी तौर पर रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया। लाइन मुनक़ता होगी। मुझसे पहले ही वीरा झपट कर दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। हु इज देयर? उसने मजबूत और सख्त लहजा में दस्तक देने वाले से इस्तफसार किया था। चार्ली। दरवाजा खोलूं मिसी। बाहर से एक नर्म और धीमी आवाज उभरी। लबा लहजा अमरीकी था। न जाने क्यों मुझे ख्याल आया कि आने वाला कोई सफेद फार्म था। मैंने पंजों के बल दौड़कर भरा हुआ रिवाल्वर अलमारी से निकाला और जेब में डाल दिया। वीरा ने मुड़कर उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा और मैंने सर हिलाकर उसे दरवाजा खोलने का इशारा दे दिया। वीरा ने लीवर घुमाकर दरवाजा खोल दिया। बाहर एक मुतवस्सित कामत स्याह फार्म नौजवान मौजूद था। दरवाजा खुलते ही उसके चेहरे पर आंखों के सफेद ढेलों के साथ चमकीले दांतों की कितारें भी चमकने लगी। इस आइजाना मुस्कुराहट के साथ उसने बाहर खड़े खड़े अपना बायां हाथ सीने पर रखकर सर को कदरे खम दिया और बोला, मिसी, क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? उस वक्त तक मैं अपनी जेब में मौजूद रिवाल्वर के दस्ते पर गिरफ्त मजबूत किए वीरा के अक्क में पहुंच चुका था। मैंने सर लहजा में पूछा, तुम कौन हो? उसने वीरा के शानों के पीछे पहली बार मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे से मुस्कुराहट फौरन ही मालूम होगी। मैं चार्ली हूं, ब्लैक डैड का ये गुलाम। मैं सन्नाटे में आ गया। मेरी जिल्द के मसामों में चींटियां से रेंगने लगी। आने वाले का वो इंकिशाफ वीरा के लिए भी खुशगवार साबित नहीं हुआ था। उसने एक तरफ हटकर जगह छोड़ी और स्याह फार्म अंदर आ गया। इत्मीनान की बात यह थी कि उसके दोनों हाथ उसके पहलुओं पर चल रहे थे। उसने फुर्ती दिखाने या हथियार निकालने की कोई कोशिश नहीं की थी। वीरा ने दरवाजा बंद करके मुकफ्फिल कर दिया और चार्ली हम दोनों के दरमियान घिर गया। ब्लैक डैड तुमसे मुलाकात का आरजूमंद है मिसी। चार्ली ने वीरा से मुखातिब होकर अदब और एहतराम से उसे आगाह किया। वीरा इब्तदाई झटके से संभल चुकी थी। उसने तेवरियों पर बल डालकर चार्ली को घूरा और दुरुस्त लहजा में कहा, मैं किसी ब्लैक डैड को नहीं जानती। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ब्लैक डैड की तरफ से यह पैगाम तुम किसके लिए लाए हो? हम गलती और गलत फहमी से हमेशा बचते हैं। यह पैगाम मिस वीरा लाइड के लिए है। अब यह ना कहना कि तुम मिस वीरा लाइड नहीं हो। मुझे मालूम है कि होटल के रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम मिसेस रोजी बर्ड दर्ज है। आने वाले ने वीरा के लिए हुज्जत या इनकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। मैंने ये पैगाम सुन लिया, अब तुम चले जाओ। वीरा दरवाजे की तरफ हाथ उठाकर बोली, मैं होटल से बाहर कदम नहीं रखूंगी। इसे मिलना है तो यहाँ आकर मुझसे मिले। मैं देख रहा था कि वह फिक्रे अदा करते हुए वीरा की खुद एतमादी रुखसत हो चुकी थी और उसकी आंखों में खौफ के साए लर्जा थे। तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा मिसी, वो गहरी संजीदगी से बोला। ब्लैक डैड अपने मुलाजमों को भी इज्जत देता है। वो खुद चलकर तुमसे मिलने आया है और इस वक्त बार में मौजूद है। मुझे चार्ली की आवाज़ कहीं दूर से आती हुई सुनाई दी। नई खबर ने मेरे भी औसान खता कर दिए थे। हार्लिम में 3 रोज से जारी खूनरेज दंगे और फसाद के बावजूद ब्लैक डैड जैसे मारूफ बदमाश का यूं बेधड़क होकर पेन प्लाजा होटल पहुंचाना हैरान कुन नहीं बल्कि नाकाबिल यकीन था। अगर चार्ली सच बोल रहा था तो ये बात यकीनी सी थी कि ब्लैक डैड की हिफाजत के लिए उसके मुसल्ला मगर बज़ाहिर बेजरर नजर आने वाले मुहाफिजों ने होटल की पूरी इमारत को अपने नरगा में लिया होगा और हर आने जाने वाले को अपनी उकाबी निगाहों से परख रहे होंगे। वो बाहर में मौजूद है। वीरा अपने तहय्युर ज़दा सवाल में हकलाए बगैर नहीं रह सकी। खाम इसी वक्त ज़ाया मत करो। वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। तुम्हें मालूम है कि हार्लिम में क्या होता रहा है। दुश्मन उसकी भूत सूंघते फिर रहे हैं। वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है? वीरा की आवाज़ दबी दबी हज़ियानी सरगोशी से मुशाहबा थी। स्याफाम नौजवान ने बेपरवाही से शाने उचकाए और कहा, इस सवाल का जवाब वही दे सकता है, लेकिन तुम बार में उसका नाम नहीं लोगी। वो तुम्हें शूट करने पर मजबूर हो जाएगा। तुम आजिज़ी से कमरे में घुस आने के बाद धमकियां दे रहे हो। मैंने उसे डांटा, मिस्टर तुम बीच में मत बोलो। ये दोनों एक दूसरे के पुराने वाकिफकार हैं। मिसी को मालूम है कि मैं इस वक्त इसकी एक मजबूरी का इजहार कर रहा हूँ। ये कोई धमकी नहीं है। अगर इसने वीरा का नाम लिया तो मैं इसे गोली मार दूंगा। मैंने तेजी से कहा, श्योर। वह फिजा में दोनों हाथ उछाल कर बोला, इसे यही करना होता तो वह राजदारी के साथ मुझे इस कमरे में ना भेजता। यहाँ FBI की कोई पार्टी आती। इसकी बात बहुत अक्खड़ और सख्त थी मगर दिल को लगती थी। वीरा ने परेशान और मुस्तफसराना नजरों से मेरी तरफ देखा और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आओ मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मिस्टर तुम अपनी जिम्मेदारी पर वहां जाओगे? स्याफाम ने मुझे आगाह किया। उसने सिर्फ मिस वीरा लाइड से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। देखा जाएगा, भरे होटल में किसी को गोली मारकर वो खुद भी जिंदा नहीं निकल सकेगा। तुम्हारी मर्जी। वो स्याफामों के मखसूस लहजे में अधूरे और टूटे हुए अल्फाज में बोला, यह न्यूयॉर्क है, इसे कोई भी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। पुलिस इस वक्त पहुंचेगी जब उसे यकीन हो जाएगा कि वो बहुत दूर निकल चुका है। न्यूयॉर्क की अजीब ही दुनिया है। पुलिस का खौफ होता तो ब्लैक डैड भूल कर भी इधर का रुख नहीं करता। हो सकता है कि चार्ली के हिफाज न्यूयॉर्क की अमली सूरत हाल की सही अक्कासी कर रही हूँ, लेकिन मैंने उसकी बातों को अपने जोश में हर्जा सराय से ज्यादा अहमियत नहीं दी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वो दोनों भी मेरे पीछे आ गए।
राहदारी का मुख्तसर सा फासला हम तीनों ने खामोशी से तय किया। लिफ्ट के तखलिए में चार्ली को एक मरतबा फिर बोलने का मौका मिल गया और उसकी जुबान चल पड़ी। मैं तुम्हारे साथ बार में नहीं जाऊंगा। वो कोने की एक तकरीबन अंधेरी मेज पर बैठा हुआ है। उसे मिलने की बजाय होटल छोड़ने का इरादा ना करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट रुकते ही सबसे पहले वो बाहर निकला और लाताल्लुकाना अंदाज में नकाज कर रास्ते की तरफ यूं बढ़ता चला गया जैसे हमको पहचानता ही ना हो। उसके चले जाने से हम दोनों को आज़ादी से बात करने का मौका मिल गया। चार्ली के मुकाबले में हमारी पेशकदमी की रफ्तार बहुत सुस्त थी। ये क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आता कि वो हमारे कमरे तक कैसे पहुंच गया। वीरा मेरे साथ चलते हुए पुरतशवीश अंदाज में बुड़बड़ाई, जो कुछ हुआ तुम्हारी किसी हमाकत के नतीजे में हुआ है। मैंने रुक कर सिगरेट सुलगाते हुए कहा, बगैर कुछ जाने बूझे ये इल्जाम मेरे सर क्यों थोप रहे हो? उसने चीख कर पूछा। सीधी सी बात है, उसका पैगाम तुम्हारे लिए आया है। इसका मतलब है कि तुमको पहचाना गया है। हो सकता है कि प्रिंसटन में तुमने अपनी कामयाबी के नतीजे में खार एहतियात बालाए ताक रख दी हो और वहां से उसके किसी गुर्गे को अपने पीछे लगा लाई हो। जो होना था वो हो गया। सवाल यह है कि वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ क्यों दौड़ा चलाया। बाइखलाक आदमी मालूम होता है। उसने सोचा होगा कि तुम थकी हारी वापस आई हो, उसे खुद चलकर तुम्हारा शरबते दीदार नोश करना चाहिए। अब चहक रहे हो। चार्ली के सामने तुम्हारी सिट्टी गुम हो गई थी। वो मुझे घूर कर बोली, पीछोताप खाने के बजाय तुम भी अपने गुस्से को लगाम दो। पता नहीं वो किन तेवरों के साथ आया और तुमसे क्या चाहता है। आसार कुछ अच्छे नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात से डहारस है कि मेरा खोज लगा लेने के बावजूद उसने हमारी मुखबरी नहीं की। ये एक नेक शगुन है। बस इसकी आमद जरा ड्रामाई सी है। मैं सर हिला कर रह गया। इस वक्त मेरा ज़हन पेश आने वाले मुतवक्का वाक़यात के तजिए में उलझा हुआ था। हमारा बढ़ता हुआ हर कदम सोचने की उस मोहलत को कम करता चला जा रहा था। बार में दाखिले के वक्त मैं दानिस्ता वीरा के पीछे हो लिया, क्योंकि मेरे लिए ब्लैक डैड एक अजनबी चेहरा था, जबकि वीरा इससे अच्छी तरह वाकिफ थी। अंदर दाखिल होकर वीरा ने अल्कोहल और जले हुए तंबाकू की तेज बू से रचे हुए माहौल में नीम आबाद हाल का जायजा लिया और फिर तीर की तरफ बाईं तरफ खोली। बार काउंटर से आगे का वो आखिरी हिस्सा वाकई तकरीबन तारीक नजर आ रहा था। रोशनी में से वहां किसी की मौजूदगी का अंदाजा लगा लेना दुश्वार था, लेकिन सिगरेट का सुलगता हुआ रोशन सिरा और फिजा में मंडलाते हुए धुएं के मरगोले वहां किसी की मौजूदगी का पता दे रहे थे। इस तारीकी में पहुंचने तक मुझे नीली टी शर्ट और जीन्स में मलबूस वो सफ़ेद फार्म नजर आने लगा, जो ड्राई जिन की बोतल के साथ दीगर लवाजम लिए उस मेज पर काबिज था। आम अमरीकियों की तरह वो भी दराज कामत और मजबूत काठी का मालिक था। उसके खुदखाल तीखे और दिलकश थे, लेकिन वो अपनी जवानी की हदें अबूर करके पुख्तगी की सरहदों में दाखिल हो चुका था। उसके सर के बाल सुनहरे थे, जो कनपटियों के आसपास बिल्कुल सफ़ेद हो रहे थे। उसके लिबास से बेनियाजी मुतरशिय थी, मगर निगाहों में ओकाब की सी तेजी समाई हुई थी। वीरा को देखकर वो अपनी कुर्सी से कदरे उठा। वीरा से हाथ मिलाने के बाद उसकी कीना तोज नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गई। ये मेरा दोस्त है और मेरे साथ ही रहेगा। इसको तेवर देखकर वीरा जल्दी से बोल पड़ी, दोनों बैठ जाओ। मुझसे हाथ मिलाते हुए अपनी ताकत का खफीफ सा मुजाहरा करते हुए उसने भारी और बिगड़ी हुई आवाज में कहा। यूं महसूस हुआ था जैसे वो जुबान के बजाय हल्के बल बोलने का आदी हो। मजमूई तौर पर वो वजी और बारोब शख्सियत का मालिक था। ये वही है जिससे तुम्हारा बाप हमेशा नाला रहा करता था। हम दोनों के बैठ जाने के बाद उसने ताहिद तलब लहजा में वीरा से पूछा, और वो असबात में सर हिला करेगी। हमारे बैठने के बाद एक वेट्रेस से तीर की तरह मेज की तरफ आई। मेज पर जिन की बोतल मौजूद थी। ब्लैक डैड ने उसे मजीद 2 खाली पैग लाने की हदायत की और वीरा के चेहरे पर नजरें गाड़ दी। मैंने तुमसे कहा था कि अमेरिका से निकल जाओ। वेट्रेस के चले जाने के बाद उसने धीमी मगर मुखासमाना गुर्राहट के साथ कहा कि यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आई थी। वो तुम्हारा मशवरा था, मैं इसे मानने की पाबंद नहीं थी। यह मेरा वतन और मेरा घर है। मैं कब तक जिला वतनी की जिंदगी गुजारती रहूंगी? तुम आग से खेलना चाहती हो तो शौक से खेलो, लेकिन इसकी चिंगारियां मेरे दामन तक क्यों पहुंची? मैं सुन रहा हूं कि आइजक को तुम दोनों ने ही मेरे खिलाफ वर्गला कर मैदान में उतरने पर उकसाया है। मैं इस साजिश का हिसाब लूंगा। इस तसादुम में मैंने अपने कई बेहतरीन आदमी खोए हैं। अगर तुमसे मेरा पिछला ताल्लुक ना होता तो अब तक तुम्हारी लाश किसी चुराहे से मिल चुकी होती। तुम्हें मालूम है कि असूलों के मामले में मैं कितना बदलिहाज हूं। वीरा के हल्क से बरामद होने वाली ट्रिच की आवाज से मुझे अंदाजा हुआ कि उसका हल्क सूख रहा था। ब्लैक डैड ने पहले ही वार में उसके औसान खता कर दिए थे। मैंने वीरा को बोलने के लिए बस चंद सेकंड की मोहलत थी। जब वो थूक निकल कर भी बोलने में कामयाब नहीं हो सकी तो फर्ज मैंने संभाल लिया और पूरे सुकून से कहा, हमने किसी को तुम्हारे खिलाफ नहीं बरगलाया। ये सब आइजक की साजिश है और तुम उसके आलाकार बन रहे हो। मेरा जवाब उसके लिए गैर मुतवक्का साबित हुआ। लम्हा भर के लिए उसका धाना वाह हुआ। फिर उसने तनफ्फुर अमेज लहजा में कहा, खौश में रहकर बात करो, मैं एक मुक्के में तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। खरी और रसूलों की बात करते हो तो तुम्हें कड़वा सच सुनने का हौसला भी रखना चाहिए। मैंने पूरी बेखौफी से कहा। मैंने भांप लिया था कि वो मसलहत पसंद आदमी नहीं था।
पुरपेच मुकालमों की बजाय सख्त कलामी ही से उसे कुछ सोचने पर मजबूर किया जा सकता था। वीरा ने मेज के नीचे मेरा पांव दबाकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और ब्लैक डैड से मुआज़रत खाना अंदाज में बोली, मैं अपने साथी की बदतमीजी पर मुआफ़ी चाहती हूँ, लेकिन यह दुरुस्त है कि आइज़क से अभी तक मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। अपनी ज़ात की हद तक वीरा का वो दावा बिल्कुल दुरुस्त था। इब्तिदा से इस शाम तक आइज़क से सारे मुज़ाकरात मैंने ही तय किए थे। इस दौरान में ब्लैक डैड ने एक पल के लिए भी मेरे चेहरे पर से नजरें नहीं हटाई थी और मैं भी उसकी आंखों में झांक रहा था। तुम वजाहत करो, ब्लैक डैड जहरीली आवाज़ में फुनकारा। मैं उस कमीने यहूदी के लिए क्या कर रहा हूँ जो तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया? अपने हरामीपन के लिए मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? अगर तुम सच सुनकर इतनी जल्दी मुश्तल हो जाते हो तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मैंने बेपरवाही से कहा, तुम चाहो तो मैं माजरत के लिए भी आमादा हूँ, ये तुम्हारा शहर है। तुम चाहो तो किसी कसूर के बगैर हमारी गर्दनें उतार सकते हो। तुमसे कुछ कहना सुनना बेकार है। मैं कहने और सुनने के लिए ही बहुत से खतरात मोल लेकर यहाँ आया हूँ। मनमानी करनी होती तो तुम्हारा कसूर मेरे सामने आ चुका है। हो सकता है कि तुम्हारी वजाहतें तुम्हें बचा लें, मगर मुझसे होश में रहकर और तमीज़ से बात करो। मैं तुमसे बहुत सीनियर हूँ। इस बार उसकी आवाज़ में दुरुस्ती का उनसर खासा कम हो गया था। उसने पुरानी जत्थे बंदियाँ तोड़कर हर जगह अपने आदमी बिठाए हुए हैं। उसे मालूम है कि हम न्यूयॉर्क में मदद के लिए सिर्फ तुमसे रजू कर सकते हैं। वो सोच भी नहीं सकता कि तुमने हमें टका सा जवाब दे दिया होगा। हार्लेम में रिंग्स वालों के हाथों पहला कत्ल होते ही हम इस खेल को समझ गए थे। वो हमसे खौफजदा है। उसने तुम्हारे जरिए हमें मारने का मंसूबा बनाकर यह लंबा चक्कर चलाया और उसमें कामयाब होता नजर आ रहा है। मैं मोटी अकल का सीधा साधा आदमी हूँ। ये बताओ कि वो चक्कर क्या चला रहा है? हैरत है कि तुम अब भी बात की तह तक नहीं पहुंच सके। एक तरफ वो तुम्हारे आदमियों को मार रहा है और दूसरी तरफ ये अफवाहें फैला रहा है कि उसे हमने तुम्हारे खिलाफ उकसाया है। इस सूरत हाल पर तुम्हारा मुश्तिल होना फितरी है। देख लो कि इसका हिसाब बिल्कुल ठीक जा रहा है। इस वक्त तुम अपने दिल में हमारे खिलाफ बदगुमानियों का एक पलंदा लिए यहाँ मौजूद हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि पहले तुमने उसे वर्गलाया हो और अब तुम मुझे गलत राह पर डालने की कोशिश कर रहे हो। उसने चुपते हुए लहजा में कहा। वो खासा काया आदमी था और फौरन ही बात के दूसरे पहलू तक पहुंच गया था। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो इतनी आसानी से वर्गलाया जा सके। इस बार मुझसे पहले वीरा बोल पड़ी। एक हिकमत अमली सामने आ जाने के बाद उसका दम तोड़ता हुआ हौसला फौरी तौर पर बहाल हो गया था। वो कह रही थी, वो मेरे खून का प्यासा है और मैं उसकी जान की दुश्मन हूँ। अगर मुझे उस तक रसाई का मौका मिल जाए तो मैं उसे बहकाने या वर्गलाने की बजाय उसे मार डालूंगी। बगले के सर पर मोमबत्ती जलाकर उसे पकड़ने की मुझे क्या जरूरत है? मुझे कई जराए से पता चला है कि उसने हार्लेम में तुम दोनों की तलाश में मेरे अड्डों पर हमले कराए थे। वो समझ रहा था कि मैंने तुम दोनों को पनाह दी हुई थी। ये उसका मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है। इतने बड़े पैमाने पर फसाद कराने की बजाय वो दूसरे जराए से भी मालूम कर सकता था कि उनकी इत्तलाआत में कितनी सदाकत है। तुम्हारी बात समझ में आ रही है, लेकिन एक मसला बिल्कुल नाकाबिल फहम है। वो गिलास से एक घूंट लेकर वीरा से बोला, हम दोनों बरसों से इसी शहर में हैं और कभी हमने एक दूसरे का रास्ता नहीं काटा। तुम्हारे आते ही यकायक ऐसी क्या तब्दीली आई कि सब कुछ उलट कर रह गया? ऐसे एक इत्तिफाक ही कहा जा सकता है। हर अहम वाक़या रुनमा होने के वक्त है बेशुमार छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इनको एक दूसरे से मिलाया नहीं जा सकता। सोचने वाली बात यह है कि तुमसे मेरा ज्यादा करीबी राब्ता था, मैंने तुम्हें क्यों नहीं बहकाया? शायद इसलिए कि मेरा जवाब हौसला अफजा नहीं था। मैं तुम्हारी यहाँ मौजूदगी में बेतेरे खतरात की बू सूंघ रहा था। वो आसानी से कोई भी बात मानने पर आमादा नहीं था। मैं तुम्हारे आदमियों को कोई इल्ज़ाम नहीं दे रही। तुम खुद कह चुके हो कि काली भेड़ें हर जगह होती हैं। क्या यह मुमकिन नहीं कि तुम्हारे किसी आदमी ने उसे यह खबर पहुंचाई हो कि मैंने फ़ोन पर तुमसे रब्ता किया था? दूसरी कड़ियाँ उसके दिमाग की पैदावार हो सकती हैं। तुमने पोलर स्टार के कोड के जरिए मुझ तक रसाई हासिल की थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि फ़ोन करने वाली कौन है। यह बात सिरे से बिल्कुल गलत है। उसकी आवाज़ कुदरती तौर पर भारी और दुरुस्त थी, लेकिन इस वक्त तक उसकी बरहमी बड़ी हद तक काफूर हो चुकी थी। मुझे अंदाजा हो रहा था कि हम दोनों के मुश्तरका दलाइल ने उसके गुस्से का रुख मोड़ दिया था और वो कदरे फिक्रमंद नजर आने लगा था। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम्हारी मुआंदाना धमकी अब भी बरकरार है? कदरे तवक्कुफ के बाद वीरा ने पूछा। मैं अपना बिस्तर बोरिया समेट कर यहाँ से कूच कर लेना चाहिए? यह सब तुम्हें उसी वक्त करना चाहिए था जब मैंने कहा था। अब तुमने यहाँ थोड़े बहुत पैर जमा लिए हैं, तो जब तक रह सकती हो रहो। मैं यहाँ का दरोगा नहीं हूँ। मेरे सर पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसने वाज़ेह अल्फाज में अपनी धमकी वापस नहीं ली थी, लेकिन जो कुछ कहा था उसका मफहूम कमोपेश वही था। मैं हैरान हूं कि तुम अचानक मुझ तक कैसे पहुंच गए। वीरा ने दूसरी बात छेड़ दी। चार्ली ने तुम्हें न्यूयॉर्क पर प्रिंसटन से आने वाली बस से उतरते देखा था और पहचान कर उसी वक्त फ़ोन पर इतला दी थी। मुझे तुम पर शदीद गुस्सा था। मैं तुम्हें सख्त सरजश करनी चाहता था। उसने यहाँ तक तुम्हारा पीछा किया और फिर मैं भी यहाँ पहुँच गया। तुम प्रिंसटन में क्या करने गई थी? तुमको इसी तरह बरसे आम घूमने फिरने से गुरेज करना चाहिए। वीरा ने प्रिंसटन के बारे में ब्लैक डैड के सवाल का जवाब गोल कर दिया
और पहली बार पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम जानते हो कि मैं सिसक सिसक कर जीने की कायल नहीं हूं। जब मेरा बाप व्हाइट हाउस की हदूद में मारा जा सकता है तो मैं कहां महफूज रह सकती हूँ। ब्लैक डैड अपना गिलास खत्म किए बगैर कुर्सी से उठ गया और कदरे आके झुक कर बोला, अब तुम मुझे इतला दिए बगैर ये होटल नहीं छोड़ोगी। रिंग्स की 2 गाड़ियों की तबाही के बाद हार्ले वालों के इंतकामी जज्बे की थोड़ी बहुत तस्कीन हुई है, लेकिन वहां के हालात अभी भी मामूल पर नहीं आए हैं। अब मुझे इसके खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई के बारे में सोचना होगा। मैं पूरी तरह तुम्हारा साथ दूंगी, वीरा ने पूरे खलूस से कहा। ब्लैक डैड ने ड्राई जिन की निस्फ से ज्यादा भरी हुई बोतल के नीचे $100 का नोट दबाया और लंबे लंबे डग भरता हुआ दरवाजे की तरफ लिया। हम दोनों ने मानी खेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से चल दिए।